गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके सब्जेक्ट EEE फर्स्ट में आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था चैप्टर, उसमें क्या था कि आपको मैंने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे हमने उस पर डिस्कस किया था कि जैसे अगर आप लाइट लगा रहे हैं, है ना, लाइट लगा रहे हैं या फिर फ़ैन वगैरह लगा रहे हैं तो आपको कितनी हाइट देनी है ना, किस तरीके से जो वाल है उसका जो कलर है, इल्यूमिनेशन किस में अच्छा होता है। इसके अलावा हमने कुछ फार्मूले पढ़े थे, जैसे यूटिलिटी फैक्टर का, इल्यूमिनेशन का फार्मूला पढ़ा था। तो ये सब जो आपके इम्पॉर्टेंट फार्मूले थे इनको आप अच्छे से एक जगह पॉइंट वाइज नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम जैसे आपका ऑब्जेक्टिव होना है तो ऑब्जेक्टिव में वो सारे क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसलिए आप उनको अच्छे से एक जगह क्लियर करके नोट कर लीजिएगा। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, पावर वायरिंग की, है ना, कि पावर वायरिंग क्या होती है। देखिए अभी तक आपने जो लास्ट क्लास में वायरिंग के बारे में पढ़ा था तो उसमें हम क्या कर रहे थे डोमेस्टिक वायरिंग में, कि सिंपल लाइट लगा रहे हैं या फ़ैन की वायरिंग कर रहे हैं, मतलब इनकी जो पावर क्षमता है या ये जो पावर एब्जॉर्व करते हैं बहुत कम करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं पावर वायरिंग की तो यहाँ पर हम ऐसे लोड की बात करते हैं जो बहुत हाई पावर लेते हैं, जैसे कि आपको पता है जैसे हीटर हो गया, कूलर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, या इंडस्ट्रीज़ वगैरह में या घरों में जिस तरीके से आप मोटर वगैरह लगाते हैं तो इनकी जो वायरिंग हम करते हैं वो हम यूज़ करते हैं पावर वायरिंग के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम पावर वायरिंग करते हैं तो हम 5 एम्पियर का सॉकेट प्लग लगाते हैं, और अब 15 एम्पियर का, सॉरी, और आपको मैंने 15 एम्पियर का सिंबल भी बताया है, जिस जैसे हम करते हैं जब अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो ये क्या होता है 5 एम्पियर का प्लग होता है, और जब आप क्या करते हैं इस तरीके से बनाते हैं तो ये क्या होता है 15 एम्पियर का प्लग, सॉकेट प्लग होता है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के टर्म में कि अगर हमें पावर वायरिंग करना है तो उसमें हम कितने एम्पियर का प्लग लगाते हैं, 15 एम्पियर का लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए अगर हमें मोटर वगैरह में पावर वायरिंग करनी है तो इसमें हम क्या करते हैं, मोटर हमने पढ़ा था, है ना, क्लीट वायरिंग या केजिंग क्लैपिंग वायरिंग पढ़ा था, कंड्यूट वायरिंग भी पढ़ा था। कंड्यूट वायरिंग जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक वायरिंग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने कंड्यूट वायरिंग, फिर टी सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ा था। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अगर आप पावर वायरिंग कर रहे हैं तो हम उसमें कौन सी वायरिंग यूज़ करते हैं, तो सरफेस कंड्यूट वायरिंग प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम हैवी गेज मेटल का उपयोग करते हैं, और इसके अलावा इसमें मतलब कि बस बार या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स वगैरह यूज़ करते हैं। देखिए ये जो अगर चैप्टर की हम बात करें तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, और इसको बताने का मेरा मतलब जो मोटो है यही है कि आपके इसमें जो ऑब्जेक्टिव के टर्म से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम वो कवर कर लें। तो बेसिकली मैं उन पॉइंट को यहाँ पे आपको फोकस करवाना चाहती हूँ जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएँ, है ना, तो इसलिए आप उस थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। अब देखिए रूल्स ऑफ पावर वायरिंग, जिस तरीके से हमने ISE का पीछे चैप्टर में रूल पढ़ा था कि अगर हम मतलब डोमेस्टिक वायरिंग करते हैं तो क्या क्या रूल्स होने चाहिए, है ना, जैसे आप बाथरूम में वायरिंग कर रहे हैं या फिर मतलब अपने घर में, या फिर आप जैसे बाथरूम वगैरह या किचन है इन सब पे वायरिंग करें तो क्या किस तरीके से केबल वगैरह यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे हम रूल ऑफ पावर वायरिंग पढ़ रहे हैं। इसमें भी क्या है IS और IE के रूल्स लगाए जाते हैं। देखिए IS 4648 और 1960 के अनुसार हीटर, कूलर आदि के लिए ली जाने वाली जो पावर सर्किट में लोड है वो 3000 वाट होती है, लेकिन इसमें 2 पॉइंट से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी जो आपका अगर हम ऑब्जेक्टिव के टर्म से कहें तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर हम पावर वायरिंग करते हैं तो हम मैक्सिमम कितनी पावर यूज़ कर सकते हैं, तो 300 वाट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रूल 50 है। रूल 50 में कि सप्लाई एंड यूज़ ऑफ एनर्जी, आप कितनी सप्लाई और एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होती है जो इलेक्ट्रिक पावर है, मतलब क्या करते हैं, जो हमारे पास जो पावर है वो तो लिमिटेड है, मतलब जिस तरीके से हम क्या करते हैं ज़्यादातर हमारे इंडिया में जो बिजली होती है वो वाटर से बनाई जाती है।
है ना। तो उसको हम इसीलिए कहते हैं ना कि बिजली बचाए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च करेंगे उतना जो वाटर है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से जो वाटर है वो ज़्यादा कंजप्शन होगा, तो आपको पता है कि एक टाइम पे होगा कि जो वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए जैसे अभी हम देखें तो नए नए प्लांट जैसे सोलर प्रोजेक्ट इस समय बहुत हाईलाइटेड है कि आप सोलर से बिजली बनाएं, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो आप क्या करें, जो पावर है ये तो क्या होती है ना है, मतलब आप इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और मतलब अगर इसका जो आपका कॉन्टीन्यूअस क्या करना है, जैसे आपने बिजली को बनाया तो बहुत ज़्यादा दिन तक आप स्टोर नहीं कर सकते, आपको उसको कॉन्टीन्यू क्या करना है, बनाना है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या करना है, सर्किट में सर्कुलेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप किसका यूज करते हैं, लिंक स्विच या सर्किट ब्रेकर हो गया। जैसे कैपेसिटी फुल करंट को, अगर जैसे आपका फुल करंट है इसको वहन करने के लिए मतलब जो सप्लाई है वो जितना ज़्यादा निकट हो उतना ज़्यादा मतलब अच्छा होता है। कि मतलब जैसे हाई पावर का जब वायर होता है अगर आप उसे बहुत दूर तक ले जाते हैं तो एक तो क्या होता है, वेस्टेज ज़्यादा होता है पावर का, है ना। और दूसरी बात उसमें होता है कि मतलब खतरा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर हम दूर तक वायर ले जा रहे हैं, कहीं जो वायर है वो डिफेक्ट आ गया तो उससे शॉक लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम डिस्टेंस जितना हो सके कम रख कि हम पावर वायरिंग 15 एम्पियर का प्लग यूज़ करते हैं। दूसरा जो मैक्सिमम मतलब पावर यूज़ करना है हमें पावर वायरिंग के लिए 300 वाट यूज़ करना है। अब देखिए आगे अगर हम रूल्स की बात करें, अगर जैसे आपको क्या करना है, हाई ओवर वोल्टेज के लिए ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है इसमें सर्किट ब्रेकर जो कि क्या करे मतलब इलेक्ट्रिक करंट को क्या करे मतलब पूरी तरीके से ट्रांसफ़र कर सके, हम उसका यूज़ करते हैं। क्योंकि आपको पता है जैसे ट्रांसफार्मर में है तो इसमें दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। यहाँ आप कोर लगाते हैं, है ना। तो जैसे ही आप प्राइमरी में सप्लाई देते हैं यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस होकर पूरी की पूरी सप्लाई किस में आती है, सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये प्रॉपर मतलब इसकी जो वाइंडिंग है प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, ताकि जो भी प्राइमरी साइड से ये सप्लाई आ रही है ये सेकेंडरी वाइंडिंग क्या करे, उसको बियर कर सके, मतलब जले ना, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी वाइंडिंग में स्विच या हम सर्किट ब्रेकर लगाते हैं ये फुल करंट को ले करके और उसे मैग्नेटिक करंट पर काटा जा सके, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर जैसे प्राइमरी और लिंक स्विच की व्यवस्था अनिवार्य नहीं होगी। देखिए इसमें क्या करना है, जैसे कि अगर जो प्राइमरी वायरिंग है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इनके बीच प्रॉपर इंसुलेशन होना चाहिए, क्योंकि दोनों वाइंडिंग अगर आपस में मिल जाती हैं तो क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसलिए इनको क्या करना है, हमको अच्छे से इंसुलेशन प्रोवाइड करना होता है पावर वायरिंग में। अब देखिए अगर यहाँ से एक आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है कि अगर आप क्या करें, पावर वायरिंग कर रहे हैं तो जो ट्रांसफार्मर होता है, जो ट्रांसफार्मर आप यूज़ करते हैं इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है ना, अगर मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो जानी चाहिए 100 kVA या उससे कम हो तो ये लागू नहीं होगी। मतलब आपके जो कैपेसिटी है वो 100 kVA के एबव ही होनी चाहिए। तो एक यहाँ से ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। इसके अलावा आपके ऐसे ही मतलब थोड़े बहुत रूल्स लिखे हुए हैं कि जैसे आप जो सप्लाई है उसको लगाना है तो आप पहले क्या कर सके, मतलब पूरे जो सप्लाई को आप जब भेज रहे हैं तो उसको कहीं चेक कर ले, कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो, वायर खुला ना हो, इस तरीके की जो सावधानियां हैं। तो यहाँ पे हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम बस ऑब्जेक्टिव के टर्म में देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, अब अगर प्रोविज़न ऑफ अप्लीकेबल टू हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, है ना, अगर जो वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा है तब हम किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हम करते हैं, मतलब अगर हम बहुत हाई वोल्टेज के लिए करते हैं तो जो मतलब जो कंडक्टर्स लगाए जाते हैं वो किसी के निरीक्षण में लगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज बहुत हाई है। तो इसका मतलब क्या है, हमें सेफ्टी के टर्म में उसको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। तो अगर हम इसमें जो आपके रूल्स हैं अगर हम बात करें तो देखिए किसी भी स्विच बोर्ड के आगे यहाँ पे देखिए 0.914 मीटर से कम स्थान ना हो, है ना, क्योंकि क्या है आपके जो जैसे आपने बोर्ड लगा रखे हैं और हर बोर्ड क्या है बहुत हाई पावर के हैं, इसलिए इनके बीच प्रॉपर गैप होना चाहिए, ठीक है, ताकि कभी वायर टच हो तो शॉक वगैरह के
चांसेस जो हो वो कम से कम हो। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, मतलब यहाँ से भी जो हम इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे स्विच बोर्ड है तो इनके बीच जो गैप है वो 0.914 होना चाहिए, ठीक है। और जैसे स्विच बोर्ड के पीछे कंड्यूट आगे या से मतलब 0.229 या 0.62 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो स्विच बोर्ड के जो किनारे जो दोनों होते हैं वहाँ पे 1.829 मीटर ऊंचाई तक साफ रास्ता होना चाहिए। देखिए, अगर हम इन पॉइंट्स की बात करें, जैसे मान लीजिए आपने एक बोर्ड सेट किया है ना, या इस तरीके से आप बोर्ड सेट कर रहे हैं, तो आपको पता है आप इस तरीके से वायर ले जाएंगे, तो इससे जो वायर ले जा रहे हैं या इससे जो वायर ले जा रहे हैं, तो इनके बीच की हम गैप की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये जो गैप हो रहे हैं ये प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये जो भी ऑब्जेक्टिव के टर्म से आपकी इम्पॉर्टेंट डेटा हैं इनको आप क्या करिएगा, अलग से नोट कर लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे जो भी हम रूल्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो रूल्स आपको क्या करना है, बस थ्योरेटिकली एक बार ऐसे ही पढ़ते जाना है, और उसमें जो भी आपको डेटा इम्पॉर्टेंट लगे, वैसे में जो इम्पॉर्टेंट डेटा है मेरा यहाँ पे इस क्लास को कराने का मतलब यही था कि मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट डेटा है उसको मैं आपको बता दूँ, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे डेटा वगैरह को डिस्कस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसमें जो मतलब इसमें कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स भी हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको न्यूमेरिकल्स करा देंगे, क्योंकि इसके जो मतलब वैसे जो ड्राइंग में आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो प्रोजेक्शन से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव में उतना चांसेस नहीं है पूछे जाने का। तो जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हैं हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।